हाँ जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर किराड़ू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपन किराड़ू क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो अपनी साइकोलॉजी की एनसीईआरटी आधारित जो क्लासें हैं उनका अपन नित्य अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अपन ने काफ़ी जो कुछ सीख लिया है। अनेक प्रकार की जो मानव विकास बाल विकास की अवस्थाएं थी उनके बारे में अपन ने चर्चा शुरू की थी। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से जो अपने कंसेप्ट है वो समझ में आ रहे होंगे। और जो भी आप अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में अ, रख सकते हैं। और जो भी अगर कुछ सुधारने का प्रयास होगा, कुछ भी इम्प्रूव करने का होगा, तो हम उसमें ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, अपन ने यहाँ तक बाल्यावस्था तक कंप्लीट कर लिया था। किशोरावस्था की कुछ चीज़ें अपन ने शुरू कर दी थी। ठीक है। उसके बाद अपन किशोरावस्था को कंटिन्यू करते हैं। किशोरावस्था अपन ने शारीरिक विकास को पढ़ा था, संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा था उसके। ठीक है। ये जो संज्ञानात्मक विकास में अपन ने पढ़ा था कि जो विचार होता है, जो चिंतन होता है, वो अमूर्त संकल्पनाओं पर आधारित होता है। और जो शारीरिक विकास है उसमें अपन ने जो शारीरिक किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, परिपक्वता के जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की। अपन ने ये चर्चा की कि इस टाइम किशोरों में संवेग जो है जो काफ़ी उफान पर होते हैं, इसीलिए स्टैनली हॉल ने इसको तूफान की अवस्था कहा था। ठीक है। अपन ने दो इसके अहम केंद्रवाद के गुण पढ़े थे जो डेविड एल्कांड ने हमें प्रदान किए थे। एक तो था अपना काल्पनिक श्रोता और दूसरा था क्या था व्यक्तिगत तंत्र। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अपन आगे शुरू करते हैं। किशोरावस्था को अपन कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है। तो किशोरावस्था में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद किशोरावस्था में अपने आता है इसमें पहचान का निर्माण करना। पहचान का निर्माण करना। देखिए दोस्तों, जब एक किशोर या किशोरी जब उसकी किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें क्या है, पहचान का जो संकट है, एक तरीके से पहचान वो खुद की जो पहचान है उसमें क्या है, भ्रमित हो जाता है। ठीक है। आपने अक्सर जो जो किशोर किशोरियां हैं उनके मन में जो ऐसे सवाल है वो उत्पन्न शुरू हो जाते हैं, जैसे मैं कौन हूँ। ठीक है। मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। तो इस तरीके की जो दार्शनिक बातें हैं ना दोस्तों, उसके बारे में वो विचार करना शुरू कर देता है। उसकी समझ जो है अभी तक इतनी विकसित नहीं होती है कि वो इन सब सवालों का जो उत्तर है उसको प्राप्त कर सके। लेकिन ये जो सवाल है उसमें क्या है, उत्पन्न हो चुके होते हैं। ईश्वर के जो अस्तित्व है उसके बारे में वो पहचान क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि ये है या नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक तरीके से वो क्या है, भ्रमित रहता है। खुद के बारे में क्या रहता है, भ्रमित रहता है। वो खुद की पहचान को स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है। तो वो क्या है, अपने पहचान की क्या करता है, खोज करता है। पहचान की खोज करता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होते हैं, उसके मूल्य, वैल्यूज। ठीक है। किसी भी चीज को अच्छा या बुरा बोलने की प्रवृत्ति, नैतिक मूल्य, ये सब मूल्य। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, किसी भी कार्य के प्रति अपन जो तल्लीन रूप से सजग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबद्धता। जैसे आप एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, उसके लिए प्रतिबद्ध हो, कमिटमेंट कर चुके हो अपने आप से कि इस बार तो अपन रीट का एग्जाम निकालेंगे ही निकालेंगे और अध्यापक बनेंगे ही बनेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबद्धता। और विश्वास, कि जो उसके मूल्य, प्रतिबद्धता और विश्वास है उनमें क्या है, वो उलझ जाता है, उनमें क्या है, अंतर नहीं कर पाता है उनको। वो इस तरीके से देखता है कि ये अपने आप को वो पहचानने में क्या, थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। ठीक है। किस अवस्था में एक गुण देखने को मिलता है, यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कि या तो वो किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा विलग्न हो जाएगा, मतलब उसमें लीन हो जाएगा। जैसे कोई कार्य है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा विलग्न हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, विलग्नता मतलब दूर हटना। ठीक है। दूर हटना। दूर हटना। और किसी चीज के प्रति क्या हो जाएगा, वो आसक्त हो जाएगा, इतना आसक्त हो जाएगा कि उसे
भूल नहीं पाएगा। जैसे मान लो उसके जीवन में ऐसी कोई भी घटना होगी किशोरावस्था में, तो वो उसे क्या है, भूलना भूल नहीं पाएगा। जबकि और हो सकता है किसी जो ऐसी चीज़ है जिसकी उसके साथ ऐसी कोई घटना हो गई कि वो उससे बिल्कुल दूरी बना लेगा। ठीक है, दो चीज़ इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो किशोरावस्था में ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है कि जो बच्चा है ना, वो थोड़ा सा बगावती या विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है, रेबेल। ठीक है, विद्रोही प्रवृत्ति या बगावती प्रवृत्ति का हो जाता है। उसमें वो क्या है, माता पिता के जो बातें हैं उनको क्या है, वो इस तरीके से मानता है कि इनकी बातें क्या है, सांसारिक जीवन जीने के लिए काफ़ी नहीं है। ये जो माता पिता है अपनी जो इनकी सोच काफ़ी संकीर्ण है, तो वो क्या है, उसका माता पिता के साथ क्या हो जाता है, द्वंद्व शुरू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व मतलब उसके साथ वो संघर्ष करना शुरू कर देता है माता पिता के साथ वैचारिक रूप से, कि या कोई भी चीज़ उसके बारे में सही है या नहीं है, उस तरीके से, है ना। जैसे मान लो माता पिता ने कहा कि ये कार्य करना है, कोई भी कार्य, तो वो उसके ऊपर सवाल उठाएगा, भाई क्यों करना है, क्या होगा इससे फायदा, तो उससे क्या है, माता और पिता के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्वयं के अंदर भी उसके संघर्ष चलते ही रहते हैं। वो सोचता रहता है क्या सही है क्या गलत है, क्या अपने को माता पिता पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो ये सही है गलत है, क्या मेरे को खेलना चाहिए, क्या मेरे को खेल में करियर बनाना चाहिए, या फिर मेरे को पढ़ाई में करियर बनाना चाहिए। मेरा दोस्त है उसने तो पढ़ाई में बनाया है, मेरा दूसरा दोस्त है उसने क्रिकेट में बनाया है, तो वो क्या है, भ्रमित रहता है कि करना क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहचान संकट या पहचान भ्रम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। जो ये है, ये टर्म है किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि पहचान भ्रम संपर्क किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में पहचान संकट देखने को मिलता है, कौन से में, किशोरावस्था में। ठीक है, तो पहचान संकट जो पहचान भ्रम है उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि वो क्या है, भ्रमित रहता है, वो खुद की क्या है, पहचान स्थापित करने में असक्षम रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये क्या है, उसके दिमाग में ये कीड़ा चलता ही रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, परिवार से और जो अपने साथी है ना, उससे स्वयं को अलग करने का प्रयास करता है। एक तरीके से उसको उस टाइम क्या चाहिए, अकेलापन चाहिए। ठीक है, वो अकेलापन चाहता है इस किशोरावस्था में, कि उसको जो उसकी निजता है, उसकी प्राइवेसी है, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, तो वो परिवार से और साथियों से क्या है, स्वयं को अलग करना चाहता है। ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या, दो चीजें होती है जो माता पिता से, एक तो उसको तो क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है कि उसके माता पिता उसको किसी भी बात के लिए रोके टोके नहीं। वो रात को 9-9 बजे तक घर आ रहा है, अपने साथियों के साथ घूम के आ रहा है, तो उसके माता पिता उसको रोकने टोकने नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जो उसकी वास्तविक जो स्थिति है उस टाइम कैसी है, निर्भरता पर। कैसी स्थिति है उसकी, निर्भरता की। वो हर परिस्थिति हर तरीके से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, और वो अपनी जो पहचान, अपनी आइडेंटिटी है, उसको उसको निर्माण करने का प्रयास करता है। उसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। कौन सी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जैसे मान लो वो कोई भी मान लो कोई रिलीजन से संबंधित है, कोई भी धर्म से वो बच्चा, तो वो उसी के आधार पर अपनी पहचान का निर्माण करने का प्रयास करेगा। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, जैसे मान लो उसके परिवार में सभी लोग शिक्षित हैं, तो वो अपने आप को इस तरीके से स्थापित करेगा कि वो पढ़ाई में, इनमें खेल कूद में, इनमें अच्छी तरीके से ध्यान देगा। या लेकिन मान लो उसके परिवार में जो अधिकांश लोग क्या है, अशिक्षित है या नशाखोरी में विलिप्त है, तो वो भी किस ओर मुड़ जाएगा, इस ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके जो सामाजिक मूल्य हैं, उसका समाज किस तरीके से है, उसका आसपास का जो वातावरण है किस तरीके का है, वो भी उसके पहचान निर्माण में सहायता करते हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक स्तर। भाई उसका सामाजिक स्तर किस तरीके का है। जैसे मान लो अपने समाज में, भारतीय समाज में तो काफ़ी कुरीतियाँ व्याप्त है। किसी भी बालक को जातीय रूप से इनसे भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। तो उसका सामाजिक स्तर कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है। ठीक है, वो अगर अमीर है या गरीब है, तो उसको समाज में किस तरीके से देखा जाएगा, ये
इसकी पहचान करने के लिए उसके क्या जो है ये कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्य, सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है मित्रों, इस अवस्था में क्या है, वो घर से बाहर अधिक समय व्यतीत करता है, जो अपने संगी साथी है बायले उसके उनके साथ क्या है वो समय अधिक व्यतीत करने का प्रयास करता है। घर पे आएगा नहीं, ठीक है, और बाहर घूमता रहेगा। जैसे ही स्कूल से छुट्टी होगी, बैग फेंका, चलो भाई घूमने कहीं पे, तालाब की तरफ चला जाएगा, कहीं और निकल जाएगा। और बढ़िया, आजकल तो क्या है, मोबाइल वगैरह और हो गए, ठीक है, ज़्यादा ही जो किस आजकल तो पाँचवीं छठी का बच्चा ही खूब मोबाइल वगैरह रखता है, और दूसरी तीसरी का बच्चा तो मोबाइल के बारे में उसको आप दे दो, वो सारी चीज़ें खोल के रख देगा। तो जो अपना जो बचपन है दोस्तों, वो मोबाइल खा चुका है। अब इसको वापस लाने के लिए अपने को जो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बच्चे जो हैं, अब जैसे मान लो कोई बच्चा रोता है, ठीक है, तो जैसे पहले कोई बच्चा रोता था तो उसकी माता उसको, उसके माता पिता उसको क्या खिलौना देते थे। जैसे कोई मान लो झुनझुना लिया है, या कोई ट्रॉली लिया है, ट्रैक्टर लिया है, इस तरीके का जो झुनझुना या कोई भी खेल खिलौना उसको देते थे। लेकिन अभी कोई भी जैसे 3 साल का बच्चा है, वो अगर रोने लग जाएगा तो उसको दे देंगे क्या? मोबाइल। ले ले ले, पकड़ मोबाइल। फिर वो उस पर यूट्यूब सब चीज, 3 साल का बच्चा, 3 4 साल का बच्चा सब कुछ जानता है मोबाइल के बारे में, वो आपसे ज़्यादा जानता है। वो उसमें सब कुछ लॉक वगैरह भी लगा देगा, सब चीज़ उसमें सेट कर देगा वो। तो इस टाइम क्या है, बच्चा क्या है, जो किशोर संगी साथियों पर ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देता है कि मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है, माता पिता कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ उसमें शुरू हो जाती है। देखिए, जो उसके समकक्षी है, मतलब जो उसके साथ पढ़ने वाले, साथ रहने वाले हैं, उनके साथ अधिक अंतःक्रिया करता है वो, मतलब उनके साथ ज़्यादा रहने का कोशिश करता है। जैसे 6 घंटे स्कूल में रहेगा, उसके बाद भी वो क्या, घर पे आएगा ना तो भी उनके साथ ही घूमेगा, बाहर जाएगा उनके साथ जाएगा, घूमने जाएगा साथियों के साथ जाएगा, कुछ भी काम करेगा दोस्तों के साथ करेगा। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो है कि उसको सामाजिक जो उसके कौशल है उसके उसमें क्या होता है, विकास होता है। सामाजिक कौशल में क्या होता है, उसके सामाजिक कौशल में विकास होता है। भाई जैसे वो जैसे सामाजिक लोगों में जाएगा, अपने संगी साथियों के साथ जाएगा, तो उसको बोलने का, उठने बैठने का ढंग उसमें विकसित होगा। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, एक तो समकक्षी, मतलब जो उसके साथ के उसके फ्रेंड्स है, और दूसरा माता पिता। तो माता पिता के साथ तो जो किशोरावस्था में हमेशा संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ बनी रहती है। जो माता पिता के साथ इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पाता है वो, और उन दोनों के बीच क्या हमेशा क्या रहता है, द्वंद्व बना रहता है। वो माता पिता के जो आदर्श है, माता पिता के जो मूल्य हैं, उनकी बातें हैं, उनको खोखला मानता है, जबकि वो क्या है, मौज में जीवन जीने को ज़्यादा अच्छा समझता है। खाओ पियो मौज करो। एक बहुत ही अपने जो दार्शनिक है, सुखवादी दार्शनिक है, ठीक है, उन्होंने सुख के सिद्धांत के बारे में कहा है क्या, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो खूब खाओ पियो मौज करो, चाहे ऋण लेके घी पीना पड़े। ठीक है, आप मेरे को सर्च करके बताएंगे कि ये किस दार्शनिक ने ये बात कही है। तो इसमें क्या है, किशोरावस्था में माता पिता और जो समकक्षी है उनका बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फिर शुरू होता है उसका क्या, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। ठीक है, उसके जो करियर की जो चेंज, करियर को चूज करते हैं ना अपन, ठीक है, वो यहीं से शुरू होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने सब्जेक्ट लेते हैं अपन, किस किस क्लास में लेते हैं, 11वीं क्लास में। तो ये कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था की अवस्था है, जब अपन सब्जेक्ट चूज करते हैं, साइंस मैथ बायो या आर्ट्स कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम अपन चूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसमें जो कोई भी अपन करियर के लिए जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, तो ये आगे क्या है, अपने करियर को प्रभावित करेगा। जैसे मान लो आपने साइंस मैथ ली, ठीक है, और अगर आपको जानकारी नहीं है कि इस क्षेत्र में आगे व्यावसायिक अवसर क्या है, इसमें आगे बढ़ने के अवसर क्या है, सक्सेस रेट कितनी है, कोई सा भी एग्जाम जैसे आईआईटी का दोगे, ठीक है, इंजीनियरिंग का दोगे, तो उसमें कितने बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में सक्सेस हो पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, उसका जो व्यवसाय का चयन है करियर के प्रति, जो वो यहाँ से शुरू होता है। और अपन जैसे 11वीं क्लास में देखते हैं कि करियर के
प्रति जो माता पिता के निर्णय होते हैं ना, वही भारतीय समाज में क्या होते हैं, ज्यादा परिलक्षित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री मूवी, ये जो कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज है, आपने देखी होगी। उम्मीद करता हूँ मैं, ऐसी मूवीज ऐसी जो वेब सीरीज है वो देखा कीजिए। ज़्यादा फालतू की तो मत देखा कीजिए, लेकिन जो जैसे मैं कुछ चीज़ें हैं वो सजेस्ट करता रहता हूँ आपको, जैसे पंचायत है, कोटा फैक्ट्री है। तो ऐसी जो वेब सीरीज है आप देखा कीजिए, आपकी जो सोच है उसका दायरा विकसित होगा। तो उसमें जो कोटा में जो कोटा फैक्ट्री है उसमें ये दिखाया गया है भाई, जैसे मान लो कोई बच्चे के 10वीं क्लास में 90% आ गए, जो कि इस टाइम तो बहुत सामान्य बात है, आ ही जाते हैं। कोरोना में तो 99 तक भी बन गए थे लोगों के, प्रमोट किए थे तब। तो परसेंटेज को वो क्या मान लेते हैं, इंटेलिजेंसी का लेवल मान लेते हैं कि बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसको अपन साइंस दिला देते हैं, ठीक है, और ये इंजीनियरिंग करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। बस जो आजकल के किशोर हैं उनको यही बात खा गई है कि माता पिता क्या सोचते हैं, मेरा नाम रोशन करेगा। अब बच्चा इस तरीके से प्रेशर में जाता है कि जो जैसे साइंस तो ले ली उसने, लेकिन अब जो 10वीं तक की साइंस मैथ है ना, वो अलग चीज़ है, जो 11वीं 12वीं की साइंस है ना वो तोते उड़ा देती है। तो बच्चा क्या है वहाँ जाके फिर घबरा जाता है, भाई यार 10वीं में तो अपने साइंस में 100 में से 100 आ गए, मैथ में 100 में से 100 आ गए, और यहाँ पर जो ये चीज़ें अपने से हल क्यों नहीं रही, समाकलन है, अवकलन है, ये चीज़ें अपने से हल क्यों नहीं रही, तो वो क्या है, फिर वहाँ जाके घबरा जाता है वो। क्यों? क्योंकि जो साइंस मैथ के लिए उसके किसने चूज किया था, उसके माता पिता की जो उसका ही निर्णय था। उसको खुद को पता ही नहीं था कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी रुचि किसमें है। अपनी भारतीय शिक्षा में यही तो कमी है सबसे बड़ी, कि अपने को बच्चों की रुचि जो है वो पता ही नहीं होती, अपन केवल एक ही निश्चित डर्रे पे चलते रहते। हो सकता है किसी बच्चे की सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, क्रिकेट खेलने में हो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे खेल हैं। तो अपन क्या है उसको विकसित करने का उसको मौका ही नहीं देते हैं। तो और जो इस किशोरावस्था में अपन व्यवसायिक जो चयन करते हैं, करियर चूज करते हैं, उसमें क्या है गड़बड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, बच्चों का अपने को पता ही नहीं पड़ता कि इसकी रुचि किस में। ठीक है, यहाँ अपन विषय का चयन करते हैं ना 11वीं क्लास में, तो अपन उसको बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे का जो इंटेलिजेंसी लेवल, आईक्यू लेवल है, उस तरीके उसको अपने को टेस्ट करना चाहिए और फिर उसको सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो हर चीज़ में क्या है उसको द्वंद्व रहता है, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। यहाँ पर अनिश्चितता रहती है उसको किशोरावस्था में कि करूँ नहीं करूँ इस काम को, जाऊँ नहीं जाऊँ, खेलूँ नहीं खेलूँ, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या होता है उसको यहाँ पर अकेलापन। अपन ने देखा कि ये क्या है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का संक्रमण काल है। युवावस्था के बीच का संक्रमण काल है, मतलब वो इसकी एज इस तरीके से रहती है कि अगर ये छोटे बच्चों के साथ, जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं ना 10-12 साल के, उनके साथ बैठता है तो वो इसको इसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि यार ये तो बड़ा है यार, अपने साथ थोड़ी खेलेगा, नहीं खिलाएंगे इसको, तो आप नहीं खेलोगे हमारे साथ, हम तो छोटे बच्चे ही खेलेंगे। तो ये बेचारा यहाँ से भी बहिष्कृत कर दिया गया। फिर ये जाता है बड़े बड़े युवाओं के पास, 21 22 25 साल के, तो वो उनके साथ खेलने का प्रयास करता है, वो भी इसको भगा देते हैं कि जा पहले पूंछ कटा के आ, भाई तू तो छोटा है, पहले छोटा है तो अभी तू बड़ा हो पहले। ठीक है, तो इसके साथ भी यहाँ से भी इसको क्या कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता है। और आजकल तो मोबाइल और हो गए, तो स्टेटस भी लगाया जा सकता है। जब अकेलापन महसूस करता है कोई भी किशोर तो स्टेटस लगा देता है, फीलिंग लोनली है, लगाता है ना। तो यहाँ पर क्या है उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो उसको दिक्कत होती है वो होती है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है समकक्षियों का दबाव। क्या होता है, समकक्षियों का दबाव। दो तरीके का होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान देंगे। देख जैसे मान लो कोई भी 4-5 बच्चे किशोरावस्था के और वो घूमने चले गए शाम के टाइम कहीं पे, ठीक है, और उनमें से एक बच्चा है वो सिगरेट पीना सीख गया है। क्या पीना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया है। तो अब वो उसके साथ के जो किशोरावस्था के जो उसके समकक्षी है, उनको वो टारगेट करने का, या उनको कहेगा कि अरे यार क्या हो गया, एक फूंकने में क्या जा रहा है तेरा, हाँ अब तो बड़े हो गए हैं हम, अपन अब भी नहीं करेंगे तो कब कब सीखेंगे। तो वो क्या है उसमें क्या है, उस
उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। भाई अपने साथियों का जो दबाव होता है ना, भाई ये कर रहा है तो अपने को भी करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीयर प्रेशर। तो इसमें क्या है, दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो नकारात्मक, तो क्या वो सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाना सीख जाता है। और पॉजिटिव क्या है, जैसे मान लो पॉजिटिव, अगर उसके जो संगी साथी अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या एक तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित होती है। हाँ कैसे भाई, जैसे मान लो इसके 90+ मार्क्स आ रहे तो मेरे भी आने चाहिए। वो कोई खेल में स्पोर्ट में अच्छा कर रहा है कोई बच्चा, तो उसके उससे भी वो क्या सीखता है, प्रतिस्पर्धा करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो दोनों तरीके का ही पीयर प्रेशर अपने को देखने को मिलता है। प्री पीयर प्रेशर को बोलते हैं अपन समकक्षियों का दबाव। जैसे आजकल जो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं ना 11वीं में, इनमें ये सब पीयर प्रेशर की वजह से लेते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चा है, कोई बच्चा है, ठीक है, जिसके बन गए 93, ठीक है, और एक बच्चा है जिसके बन गए 84। अब जैसे ये 84 वाला बच्चा है, इसकी विज्ञान में रुचि है, तो इसने साइंस स्ट्रीम किस में चूज कर ली, 11वीं क्लास में। अब देखो इसकी 93% बन रही है, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी साइंस में और मैथ में इनमें रुचि नहीं है। इसकी तो क्या नाम से कॉमर्स में है, किसमें है, कॉमर्स में है। लेकिन फिर भी क्या है, जो इसका दोस्त है ना 84% वाला, इसके दबाव में, इसको देखते हुए, भाई यार जब इसकी 84 बनी है, यही साइंस ले सकता है, तो मेरे तो 93 बनी है, मेरे को तो लेना ही चाहिए। तो इसके दबाव में आके ये भी क्या लेता है, साइंस। तो दोनों तरीके के पीयर प्रेशर अपने को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने देखा। फिर देखते हैं अपन यहाँ पर किशोरावस्था में जो अपचार। अपचार देखो, दो अपचार क्या होता है, जब कोई भी 18 जो किशोरावस्था का बालक कोई भी क्राइम करता है ना, तो उसको क्राइम ना बोल के अपन क्या बोलते हैं, अपचार। क्या बोलते हैं, अपचार। उसको अपन क्राइम नहीं बोलते, अपराध नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अपचार। उसमें क्या करता है, एक तो वो कुछ सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो कहीं भीड़ भाड़ में गाली गलौज करना, ठीक है, अपने जो बड़े बुजुर्ग है उनको अपमानित शब्दों से बोलना। कुछ विधिक अपराध भी कर सकता है वो, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आजकल क्या है, थोड़ी सी हिंसात्मक चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही है। उदयपुर की घटना आपने सभी नहीं सुनी होगी। एक बच्चा था 10वीं क्लास का, जो उसके साथी ने क्या है, उसको कॉपी नहीं दी थी। उसके साथी ने उसको कॉपी नहीं दी थी, तो अगले दिन क्या है, वो उसके दोस्तों से इनसे चैटिंग पे बात कर रहा था। वो चैट आई थी उसमें अखबार में इनमें, कि इसको है ना, इसको मारना है। तो देखो आप, बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा इतनी चीज़ें सोच रहा है कि इसको मारना है, और अगले दिन वो चाकू लेके आ गया और उस बच्चे के उसने भोंक दिया। 2-3 दिन तक तो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड रहा और बाद में उसने दम तोड़ दिया। तो ऐसे विधिक अपराध भी वो कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से, जो इस टाइम जो किशोरावस्था के बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो अपने को क्या है, एजुकेशन में इस तरीके की चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि वो उनको क्या है, उनके अंदर नैतिक मूल्य विकसित कर सके। और भी जो उनकी काउंसलिंग जैसी चीज़ें हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं अपन समय समय पर। क्लिनिकल जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। भाई इसमें क्या, बच्चे में क्या समस्या है, किस तरह की इसकी साइकोलॉजी है। तो वो चीज़ें अगर अपन पहले से अगर उसको तैयार रखें कि हाँ, निदानात्मक रूप से उसको तैयार रखें कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो आगे जाके अपने को उसमें उपचार करने में उसकी समस्या अपने को नहीं होगी। ठीक है, फिर देखते हैं उसमें कर्तव्य विमुक्ता होती है। माता पिता ने कहा है, भाई जा दुकान पे जा, 1 किलो शक्कर लिया, ये पकड़ 40 रुपये। दुकान पे गया, मैं सोचता है शक्कर तो आ ही जाएगी, दोस्तों को लिया, उसके 4 दोस्तों को, और ले ली 4 सिगरेट, और चला गया घूमने। तो वो क्या है, कर्तव्य विमुक्ता, कर्तव्य से विमुख होता जाता है और नशाखोरी की तरफ ज़्यादा ध्यान से उसके तरफ उसका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, घर से भाग जाएगा, माता पिता ने कुछ थोड़ा बहुत डांट दिया, फरार, तड़ी पार हो जाएगा। 4-5 दिन तक ही आएगा नहीं, माता पिता ढूंढते रहेंगे बेचारे। चोरी, सेंधमारी, बर्बरतापूर्ण कृत्य, जो भी उधर उदयपुर की घटना मैंने बताया आपको, तो ये सब चीज़ें क्या है, उसमें विकसित हो जाती है अगर उसका जो संगी साथी अगर समकक्षीय उसके अच्छे नहीं है। ठीक है, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग शुरू कर देता है। वो क्यों कर देता है, दबाव, अपने समायोजन का एक टॉपिक है, तो उसके क्या है, दबाव से समायोजन करने के लिए वो क्या, मादक द्रव्य को दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। एक वो परेश रावल की मूवी देखी होगी आपने, हेरा फेरी। तो उसमें क्या है, वो उसको सुनील शेट्टी को पैसे देके बोलता है, भाई जा मेरे लिए शराब लेके आ। ठीक है, तो वो उसके लिए वो उसको बोलता है, भाई आप शराब क्यों पीते हो।
तो उसको क्या बोलता है वो, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है दवाई, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन तेरे को मालूम है क्या। तो वो क्या करता है, यहाँ पर बच्चे क्या है वो वैसे ही तनाव में रहते हैं, उसको उसको प्लस माइनस किसी भी चीज़ का पता है होता ही नहीं है, पहचान संकट रहता है, संवेग बहुत ज़्यादा, गोते लगाने शुरू कर देते हैं उसके। तो उसमें क्या है, प्रेशर एक तरीके के जो आसपास का प्रेशर है उसको झेलने में सक्षम होता है, और किस तरफ चला जाता है, मादक द्रव्यों की तरफ चला जाता है। उसके जो समकक्षी है ना, वो भी उसको प्रेरित करते हैं, भाई ले ले पी ले, क्या जा रहा है। और जैसे उसके आसपास के प्रौढ़ है, वो भी उसके साथ जैसे उसको देखता है ना, कोई जैसे प्रौढ़ है, कोई 40-42 साल का आदमी है, वो उसके सामने सिगरेट पी रहा है या कुछ और गुटखा खा रहा है, तो वो सोच रहा है यार ये भी तो पी रहा है, बड़ा है ये तो यार, अब मैं भी पी सकता हूँ, तो उनके साथ उनके जैसे व्यवहार करने का प्रयास करता है वो। ठीक है। और क्या करेगा, विद्यालय के कार्यों से, सामाजिक दायित्व से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा कहीं भी। ठीक है। तो जो नशाखोरी है उससे उसके रोकथाम के लिए एक जो प्रोग्राम है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है ये, मादक द्रव्यों के, ये है मादक द्रव्य विरोधी प्रोग्राम। क्या नाम है इसका, सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम। कहाँ पे चलता है, नई दिल्ली में चलता है। किसके माध्यम से चलता है ये, यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है, सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए मादक द्रव्यों का। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बने हैं खूब और बनेंगे, और यही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। देखो 2018 का जो एग्ज़ाम था ना रीट का, 2018 का रीट का एग्ज़ाम राजस्थान में कोचिंगों के लिए ना काल था, काल। क्या था, काल। कोचिंगों के लिए जो ये बड़े बड़े तथाकथित साइकोलॉजी के टीचर हैं ना, उनके लिए क्या है, ये काल था। वो उनकी किताबें रटाते थे भाई इनमें, और मिल भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है। पहले जो एग्जाम पैटर्न था वो अलग ही था, जो सामान्य प्रश्न रिपीट होते रहते थे। 2018 में पहली बार जब रीट का पेपर बना ना, उसने भूचाल ला दिया था। जो टॉपर था ना, टॉपर, ठीक है, साइकोलॉजी का जो टॉपर था ना, उसके 30 में से 19 नंबर थे बस। कितने, रीट का जो टॉपर था ना, उसके 30 में से 19 नंबर थे केवल। कोई भी टॉपर रहा होगा ना उस टाइम। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो एनसीईआरटी है ना, उससे क्वेश्चन बनाया गया था, और यही जो भाषा थी वही इसके अंदर यूज की गई थी। तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, किशोरावस्था में क्या है, आहार संबंधी विकार पाए जाते हैं बालक में। किशोर में क्या पाया जाता है, आहार संबंधी विकार। ठीक है। एक तो है एनारोक्सिया नर्वोसा, एनारोक्सिया नर्वोसा, इस एज इट इज, इसी फॉर्म में, इसी भाषा में आप इसको याद रखेंगे, एनारोक्सिया नर्वोसा। दूसरा क्या है, बुलीमिया। क्या, बुलीमिया। तो एनारेक्सिया नर्वोसा क्या है, इसमें क्या है, जो स्वयं को क्या है, भूखा और दुबला रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब स्वयं को है ना भूखा रखते हैं भाई। हाँ, मैं देखो ये दोनों जो विकार है ना, ये ज़्यादातर लड़कियों में पाए जाते हैं। किसमें, लड़कियों में, और वो भी कौन सी, शहरी लड़कियों में। ऐसा कोई सामान्य नहीं है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें इसमें क्या है, जैसे इस अवस्था में क्या है, टेलीविजन के माध्यम से रील्स में जो वो देखती है ना, फैशन की इनकी जो शोज देखती है, तो उसमें क्या है, ऐसी बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखाया जाता है किसी भी एक्ट्रेस को, बिल्कुल जिसे बोलते हैं जीरो फिगर, है ना। तो उसमें क्या है, उसे प्राप्त करने के लिए जो किशोरियाँ है ना, वो स्वयं को भूखा रखती है भाई। हाँ, बहुत भूखा रखने का एक तरीके से विकार है, एक तरीके से मनोरोग है ये भाई। जैसे अपने को भूख लगेगी तो अपनी आवश्यकता अनुरूप तो खाएंगे ही खाएंगे ना, अपन 2 रोटी खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, और इसमें जो वो फैशनेबल छवि है ना, उसको फॉलो करने का प्रयास करती है, और अपने आप को इतना दुबला रखने की कोशिश करती है। इसे बोलते हैं एनारोक्सिया नर्वोसा। क्या बोलते हैं मित्रों, एनारोक्सिया नर्वोसा। फिर दूसरा है सुगदी संहिता या बुलिमिया। क्या, सुगदी संहिता या बुलिमिया। इसमें क्या होता है, जो अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन है ना, तो उसको पहले धाप के बढ़िया पेट भर के डकारे वकारे लेके खा लेगा कोई भी, है ना। इतना खाएगा इतना खाएगा, फिर बाद में उसका पता चलेगा यार ये तो ज़्यादा खा लिया अपन ने, अब तो अपन मोटे हो जाएंगे। मोटे होने का डर लगा रहता है उनको। फिर क्या करेगा, उल्टियाँ करके बाहर निकालेगा उस खाने को। क्या करेगा, उल्टियाँ करके उस खाने को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है।
और बीच बीच में क्या करेगा, उपवास करेगा। क्या करेगा, उपवास, व्रत करेगा। किशोरावस्था के बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं वो उस टाइम। क्यों, उस टाइम वो क्या दिखना चाहते हैं, पतले दिखना चाहते हैं। तो ये आहार संबंधी विकार अपन ने देखे। ठीक है, तो दोस्तों, हाँ, तो वो याद आया क्या आपको? अभी मैंने वो जो दार्शनिक है उसकी बात बताई थी आपको, कि एक सुखवादी दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था कि जीवन में सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो कैसे ही मिले। तो उन्होंने क्या कहा था, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भाई जब तक जियो ना, खूब खाओ पियो मौज करो, सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पीना पड़े, मतलब चाहे कर्जा लेके खुश रहना पड़े। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कर्जा ले लिया, गाड़ी चला रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, तो क्या है, सुख के सिद्धांत को ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक अपने महान दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था चारवाक। क्या नाम था उनका? चारवाक। तो उसके सिद्धांत पर आधारित है, कुछ लोग उस पर फॉलो करते हैं, कुछ लोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी जो मेहनत है वो काफ़ी करते रहते हैं, बहुत संघर्ष है उनके जीवन में, फिर भी क्या है, वो लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने जो किशोरावस्था है उसके बारे में कंप्लीट कर लिया इसको। इसके जो क्वेश्चंस है वो जल्दी अपन करेंगे। ठीक है, आगे जो अधिगम का जो अपना टॉपिक है उसको शुरुआत करेंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आपके जो सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।